सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। हाँ रेणु जी, जीवन को थोड़ा सा चटपटा बनाए रखने के लिए मसालों की कितनी जरूरत होती है? क्या मतलब आते ही वरना खाना वाना बनवाने की तैयारी है क्या? मतलब मसाले सबसे पहले तुमने निकाल दिए? बिल्कुल नहीं है? खाना बनवाने की तैयारी नहीं है। हाँ। लेकिन जीवन को चटपटा बनाए, चाहे वो बातों से हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे जीवन यापन की बात हो, हाँ। सभी में अगर थोड़ा सा एक अलग टाइप का मसाला डाल दिया जाए तो टेस्ट अलग हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जीवन में जो नयापन आता है तो जीवन जीने के लिए एक उमंग पैदा होती है। उमंग पैदा होती है। भाई मंजू, डर लग रहा है कि अभी तुम आज कार्यक्रम में पता नहीं कहाँ कहाँ मसाले डाल दोगी और क्या क्या कहाँ से कहाँ गाड़ी घूम जाएगी। भाई श्रोताओं, हम बता दें पहले ही कि भाई ये मंजू की जिम्मेदारी है कौन कौन से मसाले डालेंगी। हाँ। वैसे मसाले की बात क्यों की तुमने? मसाले की बात इसलिए की क्योंकि आज हम करने वाले मसालों की बात। तब ठीक है, बच गया। हमारी जो भारतीय रसोई है उसमें मसालों का कितना योगदान है, कितनी विशेषताएं, और वो मसाले इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्या खासियत है। परंपरागत तरीके से बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, मन के लिए उपयोगी है, और इसीलिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और आज हम बात करेंगे कि मन में उमंग का क्या महत्व है और कैसे ये उमंग जो है मसाले की तरह काम करती है। हाँ, है ना? बिल्कुल मसाले से भी बल्कि ज्यादा काम करती है उमंग तो, है ना? और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारी उमंग को बढ़ाते हैं, उत्साह को बढ़ाते हैं। उसमें आते हैं कला जो है। हाँ। तो आज हम बात करेंगे कुचिपुड़ी नृत्य की बात। बिल्कुल। और आज हम कवियत्री अनामिका की बात करेंगे कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अपने एक कविता संग्रह के लिए। जी हाँ। तो सबसे पहले उन्हीं की हम बात करते हैं। बिल्कुल जी की कविता मन की भावनाओं को व्यक्त करने का बहुत ही बेहतरीन और सभ्य तरीका है, और इस विधा द्वारा बिना हिंसक हुए अपनी बात रखी जा सकती है, और यही कारण है कि कविता का उपयोग स्त्रियों ने अधिक किया है। अच्छा, यहाँ पर ये कह सकते हैं जैसे हिंसक की जगह, हिंसक तो है ही, उसके साथ साथ बंदा बिना मिर्च मसाले के की जा सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें भी हो सकती हैं इसमें। उसमें अपने आप ही एक अलग मिठास होती है, इसलिए मसालों की खास आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जो उनके पास बहुत सी महिलाओं के पास ऐसी बहुत सी बातें होती है जिन्हें वो अपने सबके सामने खुलकर नहीं कह पाती। ऐसे में उनके लिए अपनी अनकही बातों को कहने का सबसे अच्छा माध्यम बनती है कविताएं। इसलिए महिलाएं कविताएं ज्यादा लिखती हैं। बिल्कुल सही बात है। और संवेदनशील होती हैं, ज्यादा सजग होती हैं, बहुत सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखने की कुछ कुदरत ने उन्हें कला दे रखी है। हाँ। तो उसका प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, है ना? तो अनामिका जी हिंदी भाषा की एक जानी मानी कहानीकार और कवयित्री हैं। सोशल मीडिया का युग आने के बाद हम बहनों ने अपनी बात रखने का एक अलग मंच उनको मिल गया और उसका उन्होंने प्रयोग भी किया। इसके लिए उन्हें अब सोचना नहीं पड़ता। कई बहनें जब अपने मन की अनकही बातों को कविताओं का रूप देने लगती हैं तो जाहिर है सोशल मीडिया पर आ जाती है बातें। लेकिन अनामिका जी उन कवियत्रियों में से हैं जिन्होंने कविता के माध्यम से अपनी बात कम और अपने आसपास की और लोगों की बात ज्यादा कही। जिनके पास अपनी बात कहने का कोई माध्यम नहीं है, उनकी बात को हम तक लेकर आई, यानी पाठकों तक लेकर आई और समाज में उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने अपनी कविताओं में घर की रसोई से लेकर दूसरों के खेतों में काम करने वाली महिलाओं तक के अनकहे एहसास, उनकी संवेदनाओं, उनकी पीड़ा को लिखा है। यानी अपनी बात तो सभी लिखते हैं, लेकिन दूसरे के एहसासों को समझना, उनकी परेशानियों को समझना, उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें व्यक्त करना और लोगों के सामने लाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आज हम अनामिका जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और 17 अगस्त 1961 को बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता डॉक्टर श्याम नंदन किशोर राष्ट्रकवि दिनकर तथा गोपाल सिंह नेपाली के दौर के जाने माने गीतकार व कवि थे। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनामिका जी ने कविता को समझने और फिर लिखने का हुनर अपने उन्हीं पिता से सीखा। वही इनके पहले गुरु थे। अनामिका एक बड़े से परिवार में पली बढ़ी, लेकिन परिवार बड़ा होने के बावजूद भी वो बेहद अकेला महसूस करती थी और अकेलेपन का कारण ये था कि उनके परिवार में कोई उनका हम उम्र साथी नहीं था। और मंजू, हमें लगता है कहीं ना कहीं उनका जो मन था वो उन लोगों में रमता था जो कहीं कुछ अपनी बात कह नहीं पाते थे। शायद इसलिए वो एकाकीपन महसूस करती थी। और फिर जाहिर है कि फिर जब एकाकीपन मिला
तो कविता को उन्होंने अपनी साथी बना लिया और कविताएं करने लगी और सबसे अच्छी साथी उनकी बन गई। और उनके पिता की लाइब्रेरी में किताबें जो थी पहले वो उनकी सहेलियां बनी, फिर उसके बाद उनकी रचनाएं बनने लगी। वो उन किताबों को पढ़ते हुए अपनी एक काल्पनिक दुनिया में रहने लगी और इसी दौरान उन्होंने अपने आसपास की महिलाओं से बातें की, गौर से सुना, उनके दर्द को महसूस किया अंदर तक और फिर उससे इन्हें एक और औरत की भावनाओं को अच्छी तरह से समझने में मदद मिली। और बहुत कम उम्र में ही अनामिका जी ने कई प्रसिद्ध कवियत्रियों को पढ़ लिया था। हाँ, यानी पढ़ने का जो उनका शौक था उसके चलते उन्होंने, और एकाकीपन जो था उसको पूरा करने के लिए भी उन्होंने इस शौक को अपनाया था। बिल्कुल। और अनामिका जी के पिताजी से जो कविता का गुण मिला तो वहीं माँ से अध्यापन का भी मिला, क्योंकि माँ उनकी अध्यापिका थी। उनकी माताजी आशा किशोर हिंदी की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं। बिल्कुल। और अनामिका जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA, PhD और फिर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी की प्राध्यापिका होने के बावजूद अनामिका जी ने हिंदी कविता कोश को समृद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जनजीवन में जो घटित हो रहा है और इस प्रक्रिया में जो गुम हो रहा है, इनकी कविताओं में उनकी प्रभावी पहचान और अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। सारी बातों को इन्होंने बहुत दिल से महसूस किया और फिर उसे अभिव्यक्त किया। और मंजू, दिल से अगर करने की बात होती है तो हमें लगता है कि अपने दिल की बात थोड़ी सुन लें और कुछ बहनों के भी दिल की बात सुन लें। तो एक गीत सुन लेते हैं हम लोग, है ना? बाहों में चले आ, बाहों में चले आ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज था नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले आ, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। चले ही जाना है नजर चुरा के, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, चले ही जाना है नजर चुरा के, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई, किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले आ, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। कभी कभी कुछ तो कहो किया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, कभी कभी कुछ तो कहो किया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले आ, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज था नहीं मिलन,
गीत हमने सुन लिया रेणु जी, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये जो गाना हमने सुना ये भी अनामिका फिल्म का ही गाना है। और अनामिका जी की हम बात कर रहे हैं तो 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस कविता संग्रह के लिए मिला है उसका नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014। ये पुरस्कार मिलने के बाद अनामिका जी देश की पहली कवयित्री बन गई हैं जिन्हें कविता के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। एक कवयित्री होने के साथ साथ वो एक कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक भी हैं। भाई ये तो पढ़ाई की बात है ना, अंग्रेजी में पढ़ाई की तो काफी कई आप भाषाओं में अगर दक्ष हो तो इस तरीके की काम भी होते हैं, और इससे सब जगह का साहित्य जो है और बहुत समृद्ध हो जाता है और लोग एक दूसरे की भाषा की चीजों को पढ़ पाते हैं। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 में उन स्त्रियों की अभिव्यक्ति है जो हर तबके, ग्रामीण, पिछड़ी जातियों, आदिवासी समाज व अभावग्रस्त क्षेत्रों से संबंध रखती हैं। ये सम्मान उस स्त्री संसार को है जो उनके गीतों और उनकी बदकही में विराट आकार लेता है, जहां स्त्रियां अपने अधिकार के लिए झगड़ती हैं लेकिन कभी हिंसक नहीं होती क्योंकि उनका उनसे सामना होता है, उनसे वे प्रेम करती हैं। और जाहिर है कि उनका ये संघर्ष एक सम्यक दृष्टि संपन्न समानता पर आधारित समाज के लिए होता है। वो समाज में सुधार चाहती हैं, जाहिर है हिंसा के साथ समाज में सुधार संभव नहीं है। बिल्कुल, और अपने लिए भी वो सुधार चाहती है क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिनसे वो परेशान रहती है लेकिन उसके लिए संघर्ष नहीं कर पाती है, तो ये कविता उनके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 को पूरा पढ़ने पर मन पर जो प्रभाव पड़ता है वो ये है कि ये पूरी काव्य कृति एक लंबी कविता है जिसमें अनेक छोटे छोटे दृश्य, प्रसंग और थेरियों के रूपक में लिपटी हुई सामान्य स्त्रियां आती हैं। संग्रह के नाम में 2014 का तिथि संकेत भी दिया गया है, तो मेरा ख्याल है ये उसी समय के दौरान लिखा गया होगा, उस दौरान जो उन्होंने महसूस किया होगा, इसके लिए उन्होंने 2014 का जिक्र भी इसमें किया है। संग्रह के शुरू में एक छोटी सी भूमिका है, इसमें अनेक उदाहरण देने योग्य काव्यांश या पंक्तियां मिल सकती हैं जो पाठक के मन में टिकी रह जाती है। बिना किसी तार्किक संयोजन के ये पूरा संग्रह एक ऐसे काव्य फलक की तरह है जिसके अंत को खुला छोड़ दिया गया है। जी हाँ, अनामिका वर्तमान और अतीत, इतिहास और किंवदंतियां, कल्पना और यथार्थ यहाँ साथ साथ गुमरी परैया सा नाचते दिखते हैं, मतलब दिखाई दे सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। आज के स्त्री लेखन की सुपरिचित धारा से अलग ये एक नई कलात्मक सृष्टि है जो अपनी पंक्तियों को पाठक पर जबरदस्ती थोपने के बजाय उससे बोलती है, बतियाती हैं, और ऐसा करते हुए वो चुपके से अपना आशय भी उनकी स्मृति में दर्ज करा देती हैं। शायद ये एक नई काव्य विधा है, यानी नए तरीके से लिखा गया है। और उनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो उनके कविता संग्रह हैं खुरदरी हथेलियां, गलत पते की चिट्ठी, दूबधान, बीजाक्षर, कविता में औरत, अनुष्टुप और समय के शहर में। कहानी संग्रह है प्रतिनायक, उपन्यास है 10 द्वारे का पिंजरा, तिनका और तिनके पास, अवांतर कथा, पर कौन सुनेगा, ये भी है। बिल्कुल, और शहर गाथा की बात करें तो एक ठो शहर और एक गो लड़की, ये उनकी शहर गाथा है। और अनुवाद है नागमंडल, गिरीश कर्नाड की कृति है ये जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। रिल्के की कविताएं, एफ्रो इंग्लिश पोएम्स, अटलांट के आर पार और कहती है औरतें, इन कृतियों का इन्होंने अनुवाद किया है हिंदी में। और पुरस्कारों की अगर बात करें तो कविता में अपने विशिष्ट योगदान के लिए राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल और केदार सम्मान पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। और जैसा कि हमने बताया, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया, लेकिन ये पुरस्कार उन्हें 2020 में दिया गया। तो भाई इस तरह से एक अपने लंबा इनका सफर, साहित्य का, सृजन का, और जिस तरह से जैसे एक बात है ना कि इन्होंने लोगों के दुख दर्द को समझा, तो वैसे ही इनकी देखो ना शीर्षक भी ऐसे ही है, एक ठो शहर, जो कि पश्चिम बिहार के या यूं कहें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठो कहा जाता है, फिर आगे एगो लड़की हो जाता है, वो बिहार में आ जाता है बोली में। तो इस तरह से बिल्कुल ठेठ जो कहना चाहिए बोली का जो प्रयोग किया है इन्होंने अपने उसमें, तो किस तरह से रचनाओं में भी कुछ ऐसा ही किया है जो कि लोगों से बतियाता है और कान में फुसफुसाता है। और जैसा कि हमने कहा कि अभावग्रस्त महिलाओं के बारे में, इसीलिए
खुरदरी हथेलियां, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा है, तो शीर्षक भी कुछ उससे पता ही चल जाता है। हाँ, बिल्कुल कि क्या लिखा होगा उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि वो पाठकों के लिए अंत जो है उसका वो खुला छोड़ देते कि आप खुद सोचिए कि इसका अंत क्या होना चाहिए। जी हाँ, तो हम उसके बारे में पढ़ने के बाद काफी सोच विचार भी करते हैं कि इसमें ये लिखा है तो क्यों लिखा है, और अगर ये लिखा है तो इसके बाद होना क्या चाहिए। जी हाँ, यानी कि हमारे पास विचार विमर्श के लिए एक मंच छोड़ती हैं। और उसके साथ साथ उसका अंत कई हो सकता है, 2 3 4 भी हो सकता है। अगर लेखक लिख देता है तो फिर वहीं पर पूर्ण विराम लग जाता है ना। फिलहाल हम तो पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, नहीं लगा रहे हैं अभी। जी हाँ। ये सच है रेणु जी की किसी से दूर रहने के बाद ही उसकी अहमियत समझ में आती है। ये बात बिल्कुल सही है। और लेकिन संबंधों के लिए जरूरी है कभी कभी कि दूरी भी बनाकर रखी जाए। हाँ, है ना। कभी कभी कहते हैं ना कोई स्पेस चाहिए होता है, या ब्रीदिंग स्पेस आजकल कहते हैं। कभी मजबूरी भी होती है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी गौरैया है जैसे बड़ी नाजुक सी होती है, तो उतना ही आप उसको प्यार करें जितना कि वो सह सके। इतना भी ना प्यार करें कि वो उसकी जान सांसत में आ जाए या उसका सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो ये तो हमें देखना पड़ता है। और ये कोई एक फॉर्मूला ऐसा नहीं है मंजू जो हम कह दें कि ये यहाँ पर लागू होगा तो वही सब जगह लागू होगा, है ना। हर जगह हर परिस्थिति के लिए और हर व्यक्ति के लिए अलग चीज लागू होती है। बिल्कुल। तो फिलहाल हम कला की बात करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है जिसने इसी नाम के गांव में जन्म लिया और पनपी। इसका मूल नाम कुचेलापुरी या कुचेलापुरम
था, जो कृष्णा जिले का एक कस्बा है। ये इस क्षेत्र की निरंतर और जीवित नृत्य परंपरा है। विजयवाड़ा और गोलकुंडा के शासकों के द्वारा इस नृत्य को संरक्षित किया गया है। भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, आप सब जानते हैं, उन्होंने इस प्रकार के नृत्य के कई पहलुओं की व्याख्या प्रस्तुत की है और बाद में 13वीं सदी के अंतर्गत सिद्धेंद्र योगी ने इसे एक अलग विशिष्ट शैली का रूप प्रदान किया। और ऐसा माना जाता है कि ये नाट्य शास्त्र में पारंगत थे और कुछ नाट्य शास्त्रीय तत्वों को चुनकर उन्हें इस नृत्य के रूप में समायोजित किया उन्होंने। जी, पहले के समय में इस नृत्य को रात के समय मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। इन्हें परंपरागत तौर पर ऐसा होता था जब ग्रामीण अपने खेतों के दिन भर के कार्य से निवृत्त होकर वापस लौटते थे। इसे अरंडी के तेल से जलते हुए दिए के प्रकाश में प्रस्तुत किया जाता था। यहाँ फिर से हम अपनी परंपराओं की बात करेंगे रेणु जी, कि अरंडी का तेल जो है रात का समय होता था, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मच्छर आते हैं और कहते हैं ऐसा कि अरंडी के तेल का जब दीपक लगाते हम तो उससे वो कीड़े मकोड़े दूर हो जाते हैं। और शायद यही कारण रहा होगा कि इस विशेष रूप से इसी तेल का इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल। और एक लंबे समय तक ये कला केवल मंदिरों से जुड़ी रही और परंपरा के अनुसार ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था। बाद में इसे पुनर्परिभाषित किया गया और इसमें महिलाओं का प्रवेश हुआ। महिलाओं को इसमें शामिल कर नृत्य को और समृद्ध बनाया गया और बाद में कालांतर में इसमें कई नृत्य नाटिकाओं को जोड़ा गया। कई एकल प्रदर्शनों की नृत्य संरचना तैयार की गई और इस प्रकार नृत्य रूप के क्षितिज को और व्यापक बनाया गया, विस्तार दिया गया। और ये परंपरा तब से महान बनी हुई है जब पुरुष ही महिलाओं का अभिनय करते थे और अब तो महिलाएं भी अभिनय करने लगी हैं। बिल्कुल। और प्रदर्शन और मंचन की अगर बात करें हम, तो नृत्य का प्रदर्शन एक विशेष परंपरागत विधि से होता है। मंच पर पूजन के पश्चात प्रत्येक कलाकार प्रवेश करता है और विशेष लयबद्ध रचना, जिसे धारतु कहते हैं, के द्वारा अपना पात्र परिचय देता है। और पात्रों के परिचय और नाटक के भाव का परिप्रेक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद मुख्य नाटक आरंभ होता है। नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत में निबद्ध गीत मृदंगम, वायलिन, बांसुरी और तंबूरा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य में सहयोगी भूमिका निभाते हैं और कथानक को भी आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। जी हाँ, हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से एक ये भी है। नर्तकों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण परंपरागत होते हैं। वैसे भी जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसकी सारी चीजों को वैसी उनकी शास्त्रीयता बना के रखी जाती है। उसमें ज्यादा प्रयोग नहीं किए जाते ताकि उनका जो मौलिक स्वरूप है वो बना रहे। और जिन्हें एक विशेष प्रकार की हल्की लकड़ी से बनाया जाता है जिसका नाम है बुरूग। ये परंपरा लगभग 17वीं सदी से चली आ रही है। कुचिपुड़ी नर्तक चपल द्रुत गति से युक्त एक विशेष वर्तुलता जिसके लिए हुए क्रम में चलते हैं और भंगिमाओं का अनुक्रम प्रस्तुत करते हैं। एक सर्कुलर जैसे जिसको कहते हैं ना कि लहर जैसी बना लेते हैं और बड़ा अच्छा लगता है देखकर। उसमें ज्यादा उपयोग होता है। और इस नृत्य के पद संचालन में उड़ान की प्रचुर मात्रा होती है, जिसके कारण इसके प्रदर्शन में एक विशिष्ट गरिमा और लयात्मकता का सन्निवेश होता है। ये कई दृष्टियों से भरतनाट्यम के साथ समानताएं रखता है। इसके नृत्यम प्रारूप में कई संगीतबद्ध रचनाओं द्वारा भक्त के भगवान में लीन हो जाने की अभिप्सा का प्रदर्शन होता है। यानी मतलब नृत्य के माध्यम से वो ये बताते हैं कि वो भक्ति में लीन है। बिल्कुल बड़ी बात है ना रेणु जी, देखने में कितना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और वैसे भी जब आप ताल, संगीत और इसके नृत्य के साथ अपना भक्ति प्रदर्शन करते हैं तो उसमें चार चांद लग जाता है और भक्ति का जो रस है वो और गाढ़ा हो जाता है ना। और देखने और सुनने वाला भी उसमें डूब जाता है ना। बिल्कुल। और नृत्य की खूबी यही है कि वो अपने आप मतलब आपको देखने वाले को बांध ले अपने आप में, मोहित कर ले। जी हाँ, बिल्कुल। तो और इसके एक विशेष प्रारूप तरंगम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि नर्तकी थाली में जिसमें दीपक जल रहे होते हैं उसके किनारों पर नृत्य करती है और साथ ही हाथों में एक जलपात्र जिसे किंदी कहते हैं उसको भी संतुलित करती है। और नृत्य की वर्तमान शैली कुछ मानक ग्रंथों पर आधारित है। इनमें प्रमुख है अभिनय, दर्पण और भरतारणव। तो इस तरह से थाली के ऊपर दोनों किनारों पर खड़े होकर के नृत्य करना और उसमें भी दीपक रखे होते हैं तो उसे भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और स्वयं को भी अपने को आंच से बचाना है। तो वाकई काफी कठिन होता है लेकिन बहुत
ये लोग सघन कहते हैं ना कि रियाज करते हैं तब जाकर यहाँ तक पहुँचते हैं। कोई भी विधा जो शास्त्रीय खास तौर से होती है, चाहे वो गायन हो, वादन हो या इस नृत्य कला हो, इसमें लंबे रियाज की जरूरत होती है। और इस नृत्य शैली के अंतर्गत नर्तक गाते भी हैं, दर्शकों को से संवाद भी करते हैं। और ये नृत्य कथानक आधारित है। इनमें कुछ भाग संवाद रूप में, कुछ भाग नाटक रूप में और कुछ मुख्य मुद्राओं से अभिव्यक्त किए जाते हैं। यानी सभी तरह की मिला जुला स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। और ये सब मिलकर इतना मोहक हो जाता है कि देखने वाले को जो है एक समा बांध देते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए सुनते हैं ये गाना। मयूर के नाचने की बात हुई तो जब बारिश के दिनों में आपने देखा होगा ना रेणु जी, मयूर को बाहर नाचते बहुत ज्यादा, बहुत देखा है, बहुत देखा है ना? और हम तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहां पर तो क्लासरूम के बाहर भी दिखता था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो मतलब सब तरफ इतना खुलापन है कि वहाँ खूब मोर दिखते हैं। हाँ। तो हम लोग ऐसे देखते रहते थे। क्लास पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती थी, लेकिन वो आनंद अलग था। हाँ, तो यानी कि नृत्य तो नृत्य है, चाहे उसे मोर करे, चाहे कोई इंसान करे, या प्रकृति जब पूरी तरह से अपने शबाब पर होती है। हाँ। तो झूमते हुए ऐसा ही लगता है कि वो भी नृत्य कर रही है। और मन तो खुश हो ही जाता है, चाहे नृत्य देखें या करें, दोनों ही दशा में जो है मन खुश हो जाता है जी। और मन खुश तब भी होता है जब हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं। हमें मालूम है मंजू मसाले की बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ये बात लिखते हैं कि भारतीय मसालों के बारे में क्या कहना, वे जितने रंगीन होते हैं, मजेदार होते हैं, जायकेदार होते हैं और जबान पर स्वाद लाने वाले होते हैं। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन
क्या क्या कहें भाई, चाहे घर में खाना बनाती हुई माँ हो, गृहिणी हो या फिर किसी होटल का शेफ हो, मसालों की कीमत वो लोग ही जानते हैं। कहते हैं कि किसी के दिल में अगर पहुंचना हो तो उसे अच्छा खाना खिलाओ, और इन सब में मसालों का ये और मसाले का जो योगदान होता है उसकी तो क्या बात है। सही बात है। हाँ। बिल्कुल अच्छी बात है। और ऐसे ही लिख रहे हैं कि भारतीय मसाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने स्वाद और सुगंध के लिए लोकप्रिय हैं। भारतीय खाद्य सुगंध और समृद्ध रूप सभी को मसाले या मसाला नामक गुप्त सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो गृहिणियों के सभी व्यंजनों के पीछे क्या रहस्य है, तो आपको भूख और आपके दिमाग को महसूस करता है। जी हाँ, मसाले या मसाला खाना बहुत स्वादिष्ट बना देता है। बिल्कुल सही बात है ना रेणु जी। मसाला सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन उसका उपयोग आप किस तरह से करते हैं उस पर निर्भर करता है कि भोजन कितना स्वादिष्ट बन जाता है और कितना दिल से बना है। मेरे ख्याल से ये भी बात बहुत अहम होती है। बिल्कुल। और एक और बात जो हमारे श्रोता ने लिखी कि स्वाद सुगंध का राजा हमारे रसोई की शान। सच में हर सीजन की सब्जियों के लिए अलग मसाले। आजकल तो तरह तरह के चैनलों पर जितना भी डिश बनता है सारे मसाले डालते हैं और इस तरह से खाना बनाते हुए उसमें बताया जाता है। और अलग अलग जो मसाले होते हैं उनसे अलग तरह के अचार बनते हैं, सूखी सब्जियां बनती है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें अलग तरह का मसाला होता है। बंगाली रेसिपी है तो उसमें अलग तरह का मसाला होता है। और इसके अलावा ठंडाई या दूध के लिए अलग तरह के मसाले होते हैं। यानी कि हर तरह के मसाले हमारी रसोई में उपयोग किए जाते हैं और अलग तरह से उपयोग हम उसका करते हैं। और ऐसा नहीं है, विशेषता है। हाँ, विशेषता तो है ही। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वाद और सुगंध बढ़ाते हैं, बल्कि मसाले किसी भी व्यंजन में न केवल स्वाद सुगंध बढ़ाते हैं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। कभी कभी तो किसी किसी समस्या के लिए इनका प्रयोग अलग से भी किया जाता है, खाने के अलावा भी। पूरी दुनिया में हमारे देश के व्यंजनों की चर्चा है और पूरी दुनिया दीवानी है। विशेष मसालों का उपयोग भारत के व्यंजनों को बाकी देशों के व्यंजनों से अलग करता है ना। यानी तो उनकी विशेषताओं की वजह से वो कुछ अलग है। बिल्कुल। दूसरी जगहों में देखेंगे तो थोड़ा फीका तरह का खाना खाया थोड़ा जाता है। बहुत ज्यादा। और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मसाले। जी। तो बहुत ज्यादा भी उपयोग नहीं करना है। आज हम जिन मसालों की बात करने जा रहे हैं वो ज्यादातर गरम मसालों के रूप में उपयोग होते हैं, लेकिन अगर उनका सीमित मात्रा में उपयोग किया जाए तो वो बड़े फायदेमंद होते हैं। दूसरा, अब चूंकि सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं तो इसमें विशेष तौर पर उनका उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केसर की, जो वैसे तो बहुत महंगी होती है और बहुत इसकी उपलब्धता भी थोड़ी कम है, इसके लिए महंगी ज्यादा है, लेकिन इसका उपयोग भी बहुत कम मात्रा में हमें करना है। तो केसर का उपयोग किसी भी डिश में रंग लाने के लिए किया जाता है। ये मसालों में सबसे महंगा है। खीर, रबड़ी और कई तरह की मिठाइयों के अलावा इसे बिरयानी और पुलाव जैसी नमकीन डिशेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के लिए भी फायदेमंद है, जैसे कि पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो, सर्दी जुकाम हो, नींद कम आती हो, हड्डियों को मजबूत करने और रंगत को निखारने के लिए केसर को उपयोग में लाया जाए तो उससे थोड़ा लाभ आपको हो सकता है, लेकिन मात्रा फिर भी हमें सीमित ही रखनी है। और रेणु जी, मिठाइयों की बात करें तो जैसे बंगाली मिठाई होती है तो वैसे तो वो पूरी सफेद रंग की होती है, लेकिन उसके ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है केसर की। जी हाँ। उसकी सुंदरता कितनी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर होता है। और वैसे भी इसकी तासीर जो है वो काफी गर्म होती है केसर की, तो सर्दियों में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है और उससे आपके अंदर से गर्माहट बनी रहती है। तो फिर आपको बहुत ज्यादा गर्म रजाई वगैरह ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर ठीक से सेवन किया जाए तो, है ना। ऐसे ही है छोटी इलायची, इसे हरी इलायची भी कहा जाता है। इसका पौधा 5 से 10 फीट लंबा होता है और इसकी फसल 3 से 4 वर्षों में तैयार हो जाती है। इसका इस्तेमाल मेहमानों के स्वागत में भी किया जाता है, मुख शुद्धि के लिए, व्यंजनों में इसकी भीनी भीनी खुशबू आती है तो बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे कि बात हुई ना कि केसर की जैसे खीर, मिठाई और बिरयानी में जैसे इस्तेमाल होता है, वैसे ही छोटी इलायची भी ऐसे ही इस्तेमाल होती है। मतलब बल्कि जरूरी होता है। और हलवे आदि में भी डाला जाता है। गले की खराश, हल्की खांसी में भी इलायची बहुत फायदेमंद है। अदरक, लौंग, तुलसी का काढ़ा बनाकर इसका सेवन किया जाता है छोटी इलायची के संग। और छोटी इलायची की जो इलायची वाली चाय का तो अपना ही मजा है ना। बिल्कुल। और चाहे आप हलवा बनाए या खीर बनाए, जब आप गैस बंद कर देना तो सबसे अंत में इसको बारीक पीस के डालें तो इसकी सुगंध बहुत देर तक बनी रहती है और वो जो खुशबू होती है वो खाने का जायका भी बढ़ाती है और हमारा मन ललचाती है। सुगंध आ रही है, क्या चीज खा लिया जाए। पाचन शक्ति को और तीव्र करती है। अगर इसकी जैसे तुमने एक बताया कि ठंडा जब हो जाए तब डालें, बहुत गर्म में न डालें। ऐसे ही इसको पीसने के लिए बड़ी दिक्कत होती है तो आप उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दें, दाने उसके साथ आपको जब पीसेंगे खलबट्टे में तो बड़े आसानी से वो पिस जाती है और बारीक पिस जाती है। ये दादी नानी के समय से चली आ रही है परंपरा। अब हम बात करते हैं
दालचीनी की, तो ये 10 से 15 फीट ऊंचे सदाबहार पेड़ हैं जिसकी छाल का प्रयोग मसाले की तरह किया जाता है। इसका सुगंधित तेल भी निकाला जाता है जिसे इत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। छाल को सुखाने के बाद साफ करके पतली सुराहीदार आकार में उसे बांध दिया जाता है। दालचीनी का प्रयोग केक, मिठाई और गरम मसालों में किया जाता है। और अगर इसके मतलब फायदों की बात करें तो अपचन हो, पेट दर्द हो, पाचन में सुधार लाने और दिल की सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए फायदेमंद होता है। ये दालचीनी का पाउडर चाय में डाला जाता है, दूध में थोड़ा सा अगर डाल दिया जाए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। कई लोगों को दूध पीना अच्छा नहीं लगता है, हाँ। तो उसमें अगर थोड़ी सी ये दालचीनी मिला दी जाए तो उससे जो स्वाद में थोड़ा बदलाव आता है तो वो फिर रुचि बढ़ जाती है उसमें। और जैसे कटे फलों के ऊपर, पुडिंग के ऊपर, मिठाई या मीठे ब्रेड के ऊपर अगर हल्का से इसे बुरक दिया जाए तो उसका जायका और बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ पौधों के लिए भी बड़ा उपयोगी है, यानी कि अगर उसके जड़ आपको लगानी है कहीं तो आप उसको भी लगा देंगे। दालचीनी के साथ तो बड़ी आसानी से जड़ इसकी पकड़ लेता है। बिल्कुल, यानी वो एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, यानी कि बहुत जल्दी उसमें फिर जैसे जमीन में हम कोई नया पौधा लगाते हैं तो हो सकता है कि कुछ वहां के कीटाणु उसकी जड़ों को खा जाए और वो पौधा चले ना, तो इसके लिए उसमें डुबो करके फिर लगा देते हैं तो वो जानवर उसे खाते नहीं है। दूसरा उसके संग संग थोड़ी गर्माहट है इसमें, तो जर्मिनेशन भी जल्दी होता है, तो जाहिर है कि उसके जो जड़ें हैं वो भी आसानी से निकल आती हैं। तो बहुत सारे प्रयोग हैं। ऐसे ही है काली इलायची, जैसे जिसको बड़ी इलायची भी हम कहते हैं, और इसके बीजों से कपूर जैसी खुशबू आती है। इसके पेड़ 5 फुट तक लंबे होते हैं। पुलाव, मुगलई व्यंजन, चाय और सूप में इसका प्रयोग किया जाता है। गरम मसाले के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, जब गरम मसाला हम पीसते हैं ना उसके पहले इसको थोड़ा सा सेक लिया जाता है और उसके बाद इसे पीस करके मिला दिया जाता है, तो ये इस तरह से काम आती है। ऐसे ही अगर बहुत उल्टी आ रही हो तो इसको भी पीस कर इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो उल्टी रोकने में बड़ी सहायक होती है। और एसिड वगैरह अगर बन रहा हो, सुबह जैसे एसिडिटी की समस्या है तो भी इसका काढ़ा बनता है। तो बड़ी इलायची बहुत हद तक आपके पाचन को दुरुस्त रखती है। बिल्कुल। अब हम लौंग की बात करते हैं तो भारतीय व्यंजनों में लौंग का भी बहुत प्रयोग किया जाता है। इसके पौधे में छठे साल फूल निकल आते हैं और 12 से 25 सालों तक ये अच्छी उपज देता है। इसकी कलियों को तोड़कर धूप में सुखाया जाता है, सुखाने के बाद ही इसका इस्तेमाल होता है। किसी भी व्यंजन में लौंग के प्रयोग से उसमें अच्छी खुशबू आने लगती है। और रेणु जी, खास बात यह है कि चाहे नमकीन व्यंजन हो चाहे मीठे व्यंजन हो, दोनों में बिल्कुल इस्तेमाल होता है। सही बात है। और इसका तेल निकालकर दवा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दांत का दर्द हो, मुंह की बदबू हो, उल्टी आना, जोड़ों के दर्द में ये फायदेमंद होता है। और जैसा कि हमने कहा कि मीठी चीजें बनाने में भी इस्तेमाल होता है, तो बिहार में एक बहुत प्रसिद्ध रेसिपी एक ठेकुआ जिसे कहते हैं, उसका ये एक विशेष अवयव होता है। इसके बिना, यानी कि लौंग के बिना जो है वो ठेकुआ नहीं बनता है। तो मुझे लगता है इसके जो गुण है शायद इसकी वजह से ही इसका इस्तेमाल होना उसमें। ठेकुआ तो अभी छठ का तो ये खास प्रसाद है और इसको सबने बनाया है, लोग खा भी रहे होंगे अभी तक, तो जाहिर है कि इसमें पड़ता है। और सच बात है कि इसकी खुशबू का तो अलग ही अंदाज होता है और दांत के लिए तो बड़ा फायदेमंद है। लौंग का तेल न मिले तो आप लौंग भी रख लें तो बड़ा आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है। साबुत सरसों जो है ये भी बहुत फायदेमंद है। सरसों के पौधे की ऊंचाई 1 से 3 फीट तक होती है। इसकी जो फलियां हैं पक जाने पर बीज जमीन पर गिर जाते हैं और इसके बीज का प्रयोग सब्जी में बेहतरीन स्वाद लेकर आता है। गरम तेल में सरसों का तड़का व्यंजनों का जायका दोगुना कर देता है। अचार बनाने में खास तौर से इसका उपयोग होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने और मेनोपॉज के दौरान हमारी बहनों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसलिए मांसपेशियों को भी आराम देता है ये, यानी कि सूजन में राहत दिलाने में ये मददगार है। अब बात करते हैं साबुत धनिया की। तो रोजमर्रा के खाने में साबुत और पिसा धनिया अहम भूमिका निभाता है और हमारे देश में इसका उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि हम इसका बहुत अधिक मात्रा में निर्यात भी करते हैं। और लगभग सभी सब्जियों में धनिया का उपयोग होता है। इसमें विटामिन सी होता है जिसकी वजह से ये सर्दी जुकाम में फायदेमंद होता है। इसके बीजों को पानी में भिगाकर वो पानी अगर पिए तो पेट को उससे ठंडक मिलती है और इसी वजह से पेट की बीमारियों में धनिया का उपयोग हम खासतौर पर ज्यादा करते हैं। दाल में अगर साबुत धनिया का तड़का लगाया जाए तो भी उसका स्वाद थोड़ा अलग भी हो जाता है, थोड़ा सौंधा हो जाता है। और पकौड़ी बना रहे हो तो उसमें डाल दीजिए थोड़ी दरबरी धनिया, तो उसका भी मजा अलग होता है। दही बड़े बनाने में भी आखा धनिया जो है उसको थोड़ा सा हाथ से जरा सा मसल करके डाला जाता है ना। अब बात करते हैं हम तेज पत्ता की।
तेज पत्ता जो है इसका इस्तेमाल अलग स्वाद और खुशबू के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल सूप, सब्जी, पुलाव, बिरयानी में खूब किया जाता है। इसे भी गरम मसाले की श्रेणी में रखा गया है। इसे एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। वैसे तो स्वाद बनाने में इसका उपयोग होता है, बढ़ा जाता है, लेकिन डिश तैयार होने के बाद खाने से पहले इसे निकाल लें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ लोग इसको दिखाने के लिए पड़ा रहने देते हैं। तो गुजारिश ये है, बेहतरीन तरीका ये है मेहमान के आगे इसको निकाल कर तब परसा जाए तो अच्छा है, नहीं तो परसने में जो सब्जी वगैरह जिस तरी है वो छटक जाती है इधर उधर। तो इसको निकाल लें, खुशबू से पता चल जाता है कि पड़ा है डाला गया, ये पता चल जाता है। अब बात करते हैं जीरे की। तो जीरे को व्यंजनों में साबुत या पिसा हुआ मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। भुने जीरे की सौंधी महक के कारण दही प्रेमी जीरे को भूल नहीं पाते हैं, और नमक और लाल मिर्च पाउडर के साथ भुने हुए जीरे पाउडर को दही के में अगर डाला जाए तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और दही बड़े की अगर बात करें तो उसमें तो भुने जीरे के अलावा उसे खाया ही नहीं जा सकता है। अब दाल हो या सब्जी, गरम घी में तड़कता जीरा उसके स्वाद को बढ़ा देता है, इसलिए भारतीय रसोई की शान है। जी हाँ, ये तो दही बड़े की बात की। वैसे भी आप किसी भी चीज का रायता बनाए, खीरे का हो या किसी भी चीज का, और भी चीजों का, लौकी का भी जैसे बनता है, दूधी का थोड़ा सा उसको भाप दिखाकर, उन सब में भी जीरे का अपना अलग मजा है। काली मिर्च, जीरा और नमक, काला नमक हो तो उसका स्वाद बढ़ा देता है। जायफल का फल पूरी तरह से पक जाने पर 2 हिस्सों में फट जाता है। जायफल बहुत फायदेमंद होता है। बाहर वाला हिस्सा सिंदूरी रंग का जालीदार होता है, जिसे जावित्री कहा जाता है। जावित्री के अंदर की गुठली को तोड़ने और फिर जो भीतर से निकलता है वो जायफल रहता है। जायफल जावित्री से ज्यादा मीठा होता है। इसका उपयोग मिठाई बनाने में, मुगलई व्यंजन में किया जाता है। इसके तेल का उपयोग कई तरह से कॉस्मेटिक बनाने के लिए किया जाता है। सर्दी के दिन में ये बहुत उपयोगी होता है, और इसको कोशिश करते हैं कि जैसे वो चकला होता था या छोटा सा पत्थर का कोई वो रख के उसके ऊपर घिस के और दूध में बच्चों को दिया जाता है, तो सर्दी नहीं लगती जहाँ बहुत ठंडक होती है। और इसके संग संग उसको दूध में, कच्चे दूध में लगा के अगर आप चेहरे आदि में भी लगाएंगे तो ये त्वचा बहुत कांतिमय होती है, और जो खासतौर से इसमें जो भी ब्लीचिंग का भी काम करता है, बहुत अच्छे से चेहरा साफ कर देता है। तो जायफल चेहरे में लगाओ या बच्चों को, मतलब अगर थोड़ी सर्दी जुकाम हो गया है तो आप उसको आराम से दे सकते हैं। 1 चम्मच दूध में लें और इसको थोड़ा सा घिस के उसमें मिलाकर और मैंने बड़े बुजुर्गों से ये बात भी सुनी है रेणु जी, कि जैसे बच्चों को थोड़े बहुत दस्त लग जाते हैं कभी-कभी, कि गंदी अपने हाथ की उंगलियां वो मुंह में लेते हैं तो उसकी वजह से लग जाते हैं। तो अगर दूध के अंदर ये जायफल को थोड़ा सा घिस करके उन्हें पिलाया जाए तो उससे भी उनके पेट को राहत मिलती है, और ये फायदा उसमें भी करती है। बिल्कुल, ये सुना नहीं है, हम लोगों ने प्रयोग किया है और सुनकर ही प्रयोग में किया है। और दूसरा एक बात और भी होती है ना मंजू, सर्दियों में अक्सर ये भी होता है कि बच्चों के पेट जो दस्त जो है पतले इसलिए भी हो जाते हैं कि ठंड लग जाती है। तो ये जायफल जो है बड़ा फायदेमंद होता है। यूं भी देते रहना चाहिए बच्चों को, लेकिन मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत गर्म होता है ये। और ये बाहर से जितना कठोर दिखता है, अंदर से ये उतना ही मुलायम होता है। इसको हल्का सा अगर घिस लिया जाए, किसनी जो होती है ना उसमें हल्का सा घिस लिया जाए ना, तो भी ये आराम से घिसा जाता है। आराम से, यानी ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से मुलायम। उतना ही फायदेमंद। कई लोगों के दिल भी होते हैं ना, दिखते हैं वो बहुत कठोर दिखते हैं, लेकिन उनके दिल इतने मुलायम होते हैं, थोड़ा समझने में उसको वक्त लगता है। चलिए, अब बात जो हमें समझ में आ रही वो ये है कि एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल। गुलाबी गुलाबी, हाय 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 हाय, दिल की हालत शराबी शराबी, आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय 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 हाय, दिल की हालत शराबी शराबी। ओ मैंने प्यार किया,
शबाबी शबाबी जिसकी हालत शराबी शराबी इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी तो मैंने प्यार किया प्यार की हर अदा लाजवाबी लाजवाबी जिसकी हालत शराबी शराबी निगाहों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी तो मैंने प्यार किया ओए होए क्या जुर्म किया तो मैंने प्यार किया ओए होए क्या जुर्म किया इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी। जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का ये गाना हमने अभी श्रोताओं को सुनवाया। देखो ऐसा है ना कि शादी विवाह का मौसम शुरू हो गया है। हाँ। तो सबकी आंखों का रंग तो गुलाबी हो रहा है, जिसकी शादी है उसका भी, जिसको तैयारी करनी है उसका भी। हाँ। है ना, हाथ भी लाल पीले हो रहे हैं। और आज जो कल प्रबोधनी एकादशी हुई, तो ऐसी मान्यता है कि जो विष्णु भगवान है वो शयन से जागे, या यूं कहना चाहिए कि 4 माह जो चौमासा होता है इसमें बारिश होती है, तो विवाह आदि नहीं होते, मौसम खराब रहता है, लोग आवागमन इतना आसान नहीं था, इसलिए ये बंद रखा गया था। उसके बाद आज से शुरू होता है, तुलसी जी का विवाह किया जाता है। और मौसम के जो जैसे गन्ना है या ईख जिसको कहते हैं वो हाँ। है, और सिंघाड़ा है, आंवला है, इन सारी चीजों का भोग लगाया जाता है कि ये मौसम की चीजें खाना हम शुरू कर दें। हाँ, क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद है, तो इन्हें भूलना नहीं है, बल्कि मौसम में जितना ये आ रहा है उसका उपयोग करेंगे तो जैसे विटामिन सी हमें मिलेगा, हड्डियों के लिए आवश्यक है, और गन्ने का रस जो है वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो कुल मिला के इन सारी चीजों का उपयोग हम करें, और साथ ही साथ जो भी शुभ कार्य है अब उसकी हम शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम जा चुका है, और साथ ही दीपावली में हमने दिए जला करके जितनी नमी थी उसको भी खत्म कर दिया है। तो कुल मिला के अब ये है कि माहौल अच्छा है, आप कोई अच्छा कार्य करेंगे इसमें तो कोई अड़चन आने की संभावना नहीं है। यानी कि मौसम हमारे अनुरूप है, ये इस तरीके का प्रतीक है। उसके संग संग जैसे कि बहुत सारी जगहों पर पूरा मंडप बनाते हैं, विवाह करते हैं तुलसी जी का, और वैसे भी तुलसी का पौधा हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी रखते हैं। और आज इसलिए पूजा करते हैं खास तौर से, हमें लगता है मंजू, क्योंकि बहुत नाजुक होता है ये पौधा, और ये सर्दियां जैसे जब शुरू होती हैं तो वो कभी भी मुरझा सकता है। हाँ। तो आप उनको एक ओढ़नी उड़ा देते हैं विवाह के नाम पर, फिर दिए जलाते हैं। कार्तिक मास में उनके पास दिया रखने का प्रावधान है, ताकि तुलसी के पौधे को गर्माहट मिलती रहे, तो वो सूखने ना पाए। हाँ, जैसे कि सर्दियों में हम भी गर्माहट के बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, तो उसी तरह से पेड़ पौधे जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो उनको बचाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। तो इसके लिए उनकी हिफाजत करें, शायद ये इस बात का संकेत भी बिल्कुल है ना। चलिए अब हम बात करते हैं मन में उमंग की, मन में उमंग का होना कितना जरूरी है।
है। लेकिन उससे पहले श्रोताओं की कुछ बातें जो उन्होंने अपने दिल की बातें लिखी इस विषय पर, वो पढ़ के सुना देते हैं कि मन की उमंग अर्थात मन का उत्साह, मन का जोश, मन का जुनून ऐसे तत्व और कारक माने गए हैं जिससे जीवन की राह आसान हो जाती है। मन में उमंग होगा, उत्साह होगा तो आपको खुशी और आनंद का भाव भी एक ऐसे संसार की ओर ले जाएगा जो आपके जीवन को उत्साहित करता रहेगा। अगर मन में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, आपका मन निरुत्साहित है, तो फिर जीवन का मजा किरकिरा हो जाता है। ऐसे में मन में हमेशा जोश उत्पन्न करके, उमंग का भाव पैदा करके और एक नए नए संसार की ओर नया कदम बढ़ाते हुए जीवन यापन करना ही मन की उमंग को दुगुना कर देता है। और विषय इन्हें अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत विस्तार से आपने लिखा है। ऐसे ही अंग्रेजी में हमारे एक साथी ने लिखा है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो बात बिल्कुल सही है। इन्होंने लिखा है कि अगर आप मन से हार गए तो बिल्कुल हार गए, और वैज्ञानिक रूप से भी ये 100% सच है। कुछ इन्होंने अंग्रेजी कुछ हिंदी में लिखा है, इसे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और इन्होंने लिखा है कि उमंग एक सॉफ्ट स्किल है और एक्सीलेंस इन वर्क की और ले जाती है, और स्टेट ऑफ माइंड इज एवरीथिंग। हमारे जो मन की स्थिति है वो सब कुछ है, और एक्सीलेंस के पीछे भागोगे तो इन्होंने लिखा है कि सफलता जरूर मिलेगी। और नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन, कोई भी एक आदमी को खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ उसका अपना जो है ना अपना उमंग जब अगर खत्म हो जाती है तो वो खत्म हो जाता है। इन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, आयरन नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट ओन रस्ट कैन। यानी कि अगर आपके अंदर जंग लग गई दिमाग में या मन में, तो अगर वो उत्साह खत्म हो गया और निराशा की जंग लग गई तो आप स्वयं अपने आप को नष्ट करते हैं। इस तरह से है। तो जाहिर है कि आपके हाथ में कुंजी है, तो बस संभाल लीजिए। जी बिल्कुल रेणु जी, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, कठिन परिस्थितियां आती है, तब हम सोचते हैं कि बस जिंदगी तो एक जंग का मैदान हो गई, क्या करें क्या न करें, कैसे इससे पार पाए, और बड़े मुश्किल में हम पड़ जाते हैं। लेकिन उस समय भी भले ही हालात बहुत बुरे होते हैं, लेकिन अगर हमारा मनोबल उस समय बना रहे, यानी कि फिर वही बात होती है कि मन में एक आशा है, एक उम्मीद हो कि नहीं सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, मनोबल उस समय बनाए रखना बहुत जरूरी। अगर हमारा मनोबल खत्म हो गया, हमें सोचते नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, ये भाव मन में आते ही हम डूबने लगते हैं। बिल्कुल, परिस्थितियां और भी हमारे ऊपर हावी हो जाती है और फिर उसके ठीक होने की संभावना और भी कम हो जाती है। बिल्कुल सही तुमने कहा मंजू। और एक बात और है, परिस्थितियां जैसे तुमने कहा कि कभी कभी ऐसा आता है, आता रहता है। अच्छा, जो लोग अपना मनोबल बना कर रखते हैं, उनको देखकर ऐसा आपको लगता है कि इनकी तो जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव ही नहीं आता, हमेशा गुड्डी तनी रहती है, मतलब बड़े मस्त रहते हैं। ऐसा है नहीं, जबकि वो सिर्फ अपना मनोबल बना कर रखते हैं, अपने उत्साह को बनाए रखते हैं, उमंग में रहते हैं। तो उनकी जो समस्या है वो कहीं पीछे चली जाती है और हमें सिर्फ उनकी खुशियां खुशियां दिखाई देती हैं। और मन में अगर मनोबल बना रहे और उमंग बनी रहे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और फिर उन परिस्थितियों से निपटने में हमारा शरीर भी हमारा साथ देता है। लेकिन कहते हैं कि मन के हारे हारे, तो उसी तरह से जब हम मन से हार जाते हैं तो हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है और फिर परिस्थितियां और ज्यादा कठिन हमारे लिए बन पड़ती है। और ऐसे जब कठिन समय होता है तो लोगों के व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन आता है और हम ये सोचते हैं कि लोग बुरे हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार होती है। और कहीं ऐसा नहीं लगता कि परिस्थितियों की जिम्मेदार भी मत मानिए, आप दूसरों से उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं, है ना? आप खुद अपने आप से उम्मीद रखें कि हमें खुश होना है चाहे जो भी परिस्थिति आए, तो बस देखिए फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा कैसा है, आप अपने घर की चाबी या अपने दिल की चाबी किसी और को क्यों दे रहे हैं, है ना? यानी वो कुछ हमें तकलीफ दे सके ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम खुद सोचें कि हमें खुश रहना है या खुश नहीं रहना है या क्या करना है आगे। तो ये हमारे दिल की चाबी हमारे पास रहनी चाहिए। और जब मुश्किल हालात होते हैं तो लोग अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत गुस्सा कर, घर परिवार के लोगों के साथ भी वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और बाहर के लोगों के साथ तो ऐसा रहता है कि किसी ने कुछ कहा नहीं कि गुस्सा आया नहीं, मार दे बस, ऐसा लगता है। हाँ, तो देखिए मुश्किल हालात या फिर यूं कहें कि नेगेटिव सिचुएशन वो हर एक व्यक्ति के साथ आती है, लेकिन उस समय भी अपने व्यवहार में समानता बनाए रखें और सोचें कि जब अच्छे दिन टलते हैं तो ये भी तो दिन टल ही जाएंगे। बिल्कुल, तो यानी कि मन को शांत रखें और कोशिश करें कि अपना मन साफ करते रहें। यानी जो भी आपके मन में नकारात्मक सोच आ रही है उसको कोशिश करें कि निकालें। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये सक्रिय प्रक्रिया है। आप
अपने विचारों से उसको अवश्य निकाल सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति आती है मंजू, तो ये भी आप सोचे कि ये परिस्थिति पहले भी आ चुकी है और हम इससे निपट चुके हैं, हम इसका सामना कर चुके हैं और कर सकते हैं। तो ये जो संकल्प होता है वो आपको बहुत मनोबल देता है। और अगर बड़े लोग अगर इस तरह का व्यवहार रखते हैं और मुश्किलों से लड़ने का उनके जज्बा होता है, तो उससे हमारे घर के जो छोटे लोग होते हैं ना, उनको भी यही बात मिल जाती है, आगे विरासत में मिलती है कि हाँ, जब वैसी परिस्थिति आई थी, मेरे पिताजी ने ऐसा किया था, मेरी माताजी ने ऐसा किया था, तो ठीक है, आज हमारे ऊपर भी ये परिस्थिति, उसी भाव से हमें इन परिस्थितियों से लड़ना है। यानी कि अगर आप लड़ेंगे तो आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चों को विरासत में वही देंगे, वही संस्कार देंगे, तो बेहतर है कि एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें। इसके साथ साथ जरूरत पड़े तो मन खराब है तो भी खुश मिजाज बने। और कोशिश करें, जैसे हमने कहा ना कि फोटो जब खींचती है तब हमें स्माइल करते हैं, तो वैसे भी स्माइल करते रहें, देखिए मन खुश हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, मन में उमंग उत्साह बनाए रखें, मनोबल बनाए रखें और अपने अतीत की चीजों का बोझ आगे तक ना ढोए। अतीत में जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन अगर आज परिस्थितियां अच्छी हो गई हैं तो उन अच्छे दिनों का आनंद लीजिए और अतीत में भी जो अच्छे दिन हैं उनको याद करके खुश होइए आप, बजाय इसके कि जो बुरे दिन हैं उन्हें याद करें या बुरी परिस्थितियों को याद करें या बुरे लोगों को याद करें। एक और बात है ना कि कोई किसी ने थोड़ी सी बुराई कर दी, बस हम उसको बुनते रहते हैं, गुनते रहते हैं, उसको छोड़ दें। आप ये सोचें करना है, हाँ, कहीं आप देखिए ना, आपके शरीर में नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, उससे हो क्या गया, कुछ भी नहीं, एक विचार ही तो है, उन्होंने 2-4 शब्द बोले, उसको आप झाड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, है ना। और खुश होने का एक तरीका संगीत भी होता है, तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं। मैं गुड़िया हसन मेरी मोरनी सी चाल है।
रेणु जी, इस गीत की तरह हमारे जीवन में भी थोड़ा सा नटखटपना होना चाहिए, इससे भी जीवन में उमंग बनी रहती है, उत्साह बना रहता है, मनोबल बना रहता है, और यही चीजें जीवन को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में सहायक होती है। बिल्कुल सहायक होती है आगे बढ़ाने में, लेकिन फिलहाल हमें कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि यहीं विराम देना है। तो सखियों से लेते हैं विदा, और तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। सखी सहेली।